या तो पाकिस्तान वापस खुद चले जाओ, किसी और मुल्क चले जाओ, वगरना 48 घंटे के बाद हम तुम्हें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के हवाले कर देंगे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं हुई। आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो अरशद के दोस्तों और अरशद के कुलीग्स और अरशद की फैमिली की रजामंदी से जुडिशल कमीशन बनाना है। तो वहाँ पे भी इस खबर को काफी देर तक दबाया गया और हम खुद भी, आप हो, मैं हूँ, सब पहले तो पता ही नहीं चल रहा था ये केनिया कैसे हो गया और नैरोबी और केनिया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता चला और कंफर्म करने की कोशिश की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ स्काइप पर हैं साबिर शाकिर साहब लंदन से। थोड़ी देर में हमें बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और स्काइप पर ही फ़ख्र रहमान साहब वो हमारे साथ हैं। प्रोग्राम जो है वो आज बड़ा मुश्किल होता है। अर्शी शरीफ हमारा भाई, दोस्त, और अभी उसकी ज़िंदगी के दिन थे, लेकिन उसकी नागहानी अचानक जो वाक़या हुआ और जो उसकी शहादत हुई, वो प्रोग्राम में क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और क्या उसका जुर्म था कि ये इस मुल्क की ज़मीन उस पर तंग कर दी गई और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागा। लेकिन जो लोग उसे ख़त्म करना चाहते थे वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पीछा किया उसका, यूएई से भी उसको निकलवाया और फिर उसके बाद कीनिया में उसकी शहादत हुई। बड़े जो फैक्ट्स हैं, बड़े दिल को दुखाने वाले फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान का बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, डेकोरेटेड पर्सन, और फिर जिसका भाई दहशतगर्दी का शिकार हुआ और ताल्लुक़ भी उसका एक ऐसे ख़ानदान से, उसके वाले साहब भी पाकिस्तान की जो हमारी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान नेवी में, उससे उनका ताल्लुक़ था। उनकी वालदा का कहाँ से मैं शुरू करूँ कहानी, कहाँ से मैं ख़त्म करूँ। उनकी वालदा का जो अज़्म देखा रात जब हमें ये पता चला, हम वहाँ पर गए, तो मुझे ये हैरत हो रही थी कि उस बहादुर औरत की आंखों में आंसू तो ज़रूर थे, जवान बेटे का लाशा आने वाला था, लेकिन जो आवाज़ थी उसमें कोई लग़ज़श नहीं थी, कोई उसमें घबराहट नहीं थी। रात के 2 बजे भी वो, 3 बजे भी वो इस बात पर परेशान थी कि अरशद शरीफ के दोस्त अगर इस घर में आएंगे तो उनकी खातर मदारत में कोई कमी ना रह जाए। ये एक करैक्टर, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके, अंदाज़ा हो सके कि अरशद शरीफ किस मिट्टी का बना हुआ था, उसकी तरबियत किन लोगों ने की, उनके पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात थे, उस पर इल्ज़ामात क्या लगाए इन ज़ालिमों ने, उस पर ज़मीन कैसे तंग हुई, कैसे वो निकला। और यहाँ पर हर आदमी ने अपना बंदोबस्त किया होता है, लेकिन उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी थी कि जब वो इस मुल्क से गया, उसके पासपोर्ट पर किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो कीनिया क्यों गए। आज जो सहाफ़ियों का डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें हामिद मीर साहब का भी यही सवाल था, अफजल भट्ट साहब को भी मैं सुन रहा था, तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। उसके पास सिर्फ दुबई का वीज़ा था जब वो दुबई पहुँचा तो, और वहाँ पर रिपोर्टेडली दुबई की अथॉरिटीज़ ने उसे कहा कुछ दिनों के बाद कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तुम या तो पाकिस्तान वापस खुद चले जाओ, किसी और मुल्क चले जाओ, वगरना 48 घंटे के बाद हम तुम्हें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के हवाले कर देंगे। उसके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा नहीं था। सिर्फ एक मुल्क सामने आया जहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है, तो वो कीनिया का वीज़ा था, जिसकी वजह से अरशद शरीफ कीनिया चला गया। यहाँ पर जो भी लेवल हो, लेकिन लोगों ने उनके छोटा
छोटे से छोटा जो प्रोफेशन के लिहाज से या पैसे के लिहाज से आदमी है, उसके पासपोर्ट पर भी कई वीज़े लगे होते हैं। अरशद शरीफ ने कभी पाकिस्तान छोड़ने का शायद सोचा ही नहीं था, उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था, उसने कभी उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये धरती जिसके लिए वो अपनी हर शय कुर्बान किए बैठा है, यहाँ पर साथ ये सलूक होगा। ये वजह है कि वो कीनिया क्यों गया। और जो आखिरी इत्तलात है, मैं आता हूँ अपने पैनल्स की तरफ, लेकिन एक बड़ी मिस्ट्री है, पता नहीं कौन कौन इसमें शरीक है। लेकिन जो तकलीफ़ दे बात है कि जब ये ख़बर आई तो उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर इसको ट्विस्ट किया गया, इसको कहीं पुलिस की गलती बना के, कीनिया की पुलिस जो है वो पाकिस्तान की पुलिस से भी कुछ 10 हाथ आगे है। एक प्लान मर्डर, कोई शुबा नहीं हमें, और ये बात करने से कोई रोक नहीं सकता हमें। और ये अगर सर काट के खामोश कराना है तो फिर बहुत सारे सर आपको काटने होंगे, 22 करोड़ लोगों के सर काटने होंगे। ये सवाल उठता रहेगा, ये सवाल बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा कि जिस तरीके से ये सारा, और सोशल मीडिया पर इसको जैसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, कभी ड्रग डील का बनाया गया, बताया गया, कभी कह दिया गया कि पता नहीं किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने कर दिया, कभी ये कि जी वो कोई वहाँ पर किसी ऐसे आदमी के साथ ट्रैवल कर रहे थे जो पता नहीं वांटेड था, ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो आप सर पे बर्स्ट मारेंगे। एग्जीक्यूशन की है जिसने भी की है, एग्जीक्यूट किया है अरशद शरीफ को जिसने भी किया है। और अब ये हुकूमत और अथॉरिटीज़ का काम है। मैं स्पेकुलेशन नहीं करूँगा, मैं किसी तरफ उंगली नहीं उठाऊँगा, इसलिए कि ये मामला बहुत नाजुक है, बड़ा हसास है। आज कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश करने वाले जो हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। ये मेरे हाथ में FIRs हैं जो अरशद शरीफ पर दर्ज थी, जिनमें उसे गद्दार कहा गया, इन लोगों ने ज़मीन तंग की, इन हुक्मरानों ने, और आज आंसू बहाते हैं बैठ के, ये मगरमच्छ के आंसू। आज ताज़ियती बयान देते हैं ये, और ये समझते हैं कि लोग इस तरह इनकी बातों को मान जाएंगे। हमारा जिस्म काटा है आपने, कलेजा निकाल के ले गए आप। खामोशी तो नहीं होगी, बात तो होती रहेगी और भरपूर अंदाज में होएगी। मैं साबिर शाकिर की तरफ जाऊंगा। साबिर शाकिर, अरशद शरीफ को मार के क्या पाकिस्तान के लोगों के जो सवालात हैं उसे ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और साबिर, सॉरी, मैं आज जो मैंने देखा, जब इमरान खान साहब आए वहाँ पर और उनकी वालदा से मिले, तो जो उनकी वालदा ने बात कही वो क्या बात थी कि मैंने अपने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए हैं, और मैं खान साहब, ये बच्चे, ये हमारे बच्चे, ये अरशद शरीफ के बच्चे, आप हमें बताइएगा, मैं खड़ी होंगी। हम चाहते हैं हकीकी तब्दीली, हम निज़ाम को आज़ाद देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे की कुर्बानी को रागाए ना जाने दीजिएगा। और इमरान खान ने वहाँ पर क्या कहा, यूं सीने पर हाथ मार के, कि मैं आपको एक बात का आपसे वादा करता हूँ कि अरशद शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है वो डरा धमका के सबको खामोश करवाना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में चोरों को मुसल्लत रखा जा सके। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा। और अरशद शरीफ वो सहाफ़ी था जिसके ज़मीर की कीमत ही कोई नहीं थी, जिसको कोई ख़रीद ही नहीं सकता था, इसीलिए उनको खामोश कराया गया और डराने की एक फ़ज़ा बनाई गई है कि सब डर के चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और चोरों को मुसल्लत रखा जा सके। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अरशद शरीफ की कुर्बानी को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। छोटे छोटे बच्चे अरशद शरीफ के बेटे सामने बैठे थे, और मेरे दोस्त की बेटी, जो मेरी भी बेटी है, वो भी सामने ज़मीन पर बैठी थी, और उसकी माँ अरशद शरीफ की, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कह रही थी कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन खान साहब मैं भी निकलूंगी, मैं भी आऊँगी, जहाँ आप कहेंगे मैं खड़ी होंगी। लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क को आज़ाद करवा दें। जिस चीज़ के लिए, जिस मिशन के लिए मेरे बच्चे ने कुर्बानी दी, हम सब कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। साबिर शाकिर, ये खामोश हो सकती हैं?
साबिर शाकिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, कोई थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मैं फ़खर रहमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इन आवाज़ों को आप खामोश करवा सकते हैं? ये आवाज़ें तो सभी इब्राहिम अब घर घर से उठ रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में जिस तरह से अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल के ऊपर मज़म्मत और अफसोस और कोई आँख ऐसी नहीं जो अशबार ना हुई हो, सब ने इस बुज़दिलाना इक़दाम की शदीद अल्फाज में मुज़फ़्फ़र किया है। आप किसी से भी पूछें, ऐसे भी लोग थे जो अरशद शरीफ से इख्तिलाफ़ राय रखते थे, वो भी आज कह रहे थे कि वो मुझे ख्वाब में आए और उसके बाद मैं उठ गया और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बता नहीं सकता आपको कि ये जो आपने बताया कि किस तरह से ज़मीन उन पर तंग की गई, ये जो FIR जिसका आप हवाला दे रहे थे, अरशद शरीफ ने इज़्ज़त की मौत को तरजीह दी। अरशद शरीफ ने बुज़दिली नहीं दिखाई। अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ रात के अंधेरे में हमला किया गया। ये बुज़दिलाना हमला था। अगर किसी में दम होता तो उसके सामने खड़ा होता और उससे मुकाबला करता। फिर तो मैं बात करता ना कि सामने आए और आकर मुकाबला किया। बुज़दिल लोग बुज़दिलाना हमला करते हैं। अरशद शरीफ झुका नहीं, अरशद शरीफ बिका नहीं। अरशद शरीफ के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो उसकी हाई मॉरल अथॉरिटी, इज़्ज़त नफ्स। और हमेशा अरशद शरीफ जब हमारी प्राइवेट गुफ्तगू होती थी वो यही बात करते थे, इंतहाई नेक इंसान, इंतहाई हम्बल इंसान। उसको अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी उसने उससे ज़्यादा हम्बलनेस दिखाई, आज से पन दिखाया। और अरशद शरीफ की जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है, प्रोफेशनलिज़म है, वो एक तरफ है। वो दोस्तों यारों में बैठता था, वो किसी को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता था। पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी वो इस तरह से मदद करता था कि दूसरे हाथ को नहीं पता चलता था। मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का कत्ल नहीं हुआ, आज पाकिस्तान के अंदर अदालत का कत्ल हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। और अरशद शरीफ ने ये बात कही थी कि ये जिहाद है, और कलम से जो जिहाद वो कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उसको अजीम शहादत का दर्जा दिया है। अरशद शरीफ ने जो अलम बुलंद किया है वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। ठीक है, अरशद शरीफ शहीद है, वो जिंदा रहेगा। और मैं आता हूँ फ़खर आपकी तरफ भी, और मुझे साबर की तरफ भी जाना है, लेकिन इससे पहले बड़ा टाइम हमारा इकट्ठे, आरिफ हमीद भट्टी, मैं, साबिर शाकिर, हम भी ARY में थे और अरशद शरीफ भी था। उससे पहले मेरा अरशद शरीफ के साथ दुनिया TV में जब मैं था तो वो वहाँ पर भी थे। एक बड़ा उनके साथ प्रोफेशनल ताल्लुक़ भी था, दोस्ती का ताल्लुक़ भी था। आरिफ हमीद भट्टी, उनका एक अरशद शरीफ की जो ये शहादत है, एक पैगाम, उनका वीडियो जो उन्होंने दिया, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आज हम उन मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं और मैं जो आरिफ हमीद भट्टी के दिल से जो आवाज़ निकली है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे सुन लें। हाँ, आरिफ हमीद भट्टी अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। अल्लाह माफ़ कर देता है, या इंसान माफ़ नहीं करता। उसके हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए तो वो यही करता है जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। बैरिस्टर शुएब रज़ाक भी हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, फिर साबिर शाकिर से मैं बात करता हूँ। बैरिस्टर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है अरशद शरीफ साहब की मैयत को एक तो लाना, और दूसरा जो एक मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर भी आप बात करें, जो अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ सोशल मीडिया पर करवा के, तो ये तासुर हमें नज़र आ रहा है कि देना मकसूद है कि शायद अरशद शरीफ किसी हादसे का शिकार हो गया, शायद अरशद शरीफ जो है वो कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था। हम सब जानते हैं कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, और अब इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में रंग इसका बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये मुझे बताइए कि वो कोशिशें क्या कामयाब हो सकती हैं, और दूसरा अरशद शरीफ की मैयत के हवाले से, पाकिस्तान उनके जस्द खाकी को लाने के हवाले से ताज़ा तरीन आपके पास क्या है? जी समी भाई, इशू ये है कि सुबह जब हम हाई कोर्ट गए ना, उनकी फैमिली को मिल के निकले, तो मेरे दिमाग में ये दोनों बातें थीं। आपको तो पता है कि उनकी वालदा की एक ही ख्वाहिश थी, एक ही पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट थी
कि मेरे बेटे को वापस ले आएँ ताकि मैं उसकी तदफीन कर सकूँ। तो एक तो हमने वो किया और फिर उसके बाद इंटीरियर सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी ने मुझसे भी रब्ता किया और फिर उनकी फ़ैमिली को भी मिले और उन्होंने मुझे अश्योर कराया, बल्कि उनकी फ़ैमिली को भी अश्योर कराया कि हम इसको जितनी जल्दी हो सकेगा एक्सपर्डाइट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे विद इन कपल ऑफ डेज़ अरशद शरीफ की मैयत जो है पाकिस्तान आ जाएगी और हम उनके मुताबिक उसकी तदफीन कर सकेंगे। दूसरा इशू ये आ रहा है कि देखें, मीडिया पे तो बातें बहुत सारी हो रही हैं। हमने दूसरा इशू ये अदालत के सामने रेज़ किया कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए अरशद शरीफ के दोस्तों और उसकी फैमिली की रजामंदी से। वो जुडिशल कमीशन इस चीज़ को प्रोब करे कि इस मुल्क में क्या हालात थे जिनकी वजह से अरशद को दुबई जाना पड़ा और रातों रात जाना पड़ा। क्योंकि हाई कोर्ट में हमने एक पटिशन डाली थी, समी इब्राहिम साहब आपको याद होगा, आपने और मोहित पीरजादा साहब ने उस पर साइन भी किए थे। हमने ये कहा था कि जी अरशद शरीफ को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ही इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड। ये कोर्ट के अंदर मेरे अल्फाज थे और इसी वजह से कोर्ट ने इस चीज़ पे अपनी जुरिस्डिक्शन अस्यूम की थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मेरी माजरत कबूल कीजिए और वक्फा मैं वापस आता हूं तो यहीं से आपके साथ शुरू करूंगा कि पटिशन जो दायर हुई थी कि अरशद शरीफ को यहां से बाहर अगर जाने कोई ले गया तो वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, इसी नुक्ते पर हम बात दोबारा फिर शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा मुश्किल है अरशद शरीफ जैसे दोस्त पर प्रोग्राम करना और अपने आंसुओं को रोकना, बहुत 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 ही भारी काम है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे उस पटिशन की जो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी शुएब साहब। जी समी भाई, मैं कह रहा था कि हमारे दो इश्यूज़ थे जैसा मैंने पहले बात की कि एक तो अरशद की मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान बुलाया जाए, जिसकी वजह से इसी वजह से हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को पार्टी बनाया था और उनके लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से ताउन किया हमारे साथ। दूसरी हमारी पटिशन का हिस्सा ये था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि प्रोब तो हो ना, इन्वेस्टिगेशन तो हो ना कि वो क्या मोहरिकात है जिसकी वजह से अरशद शरीफ यहाँ से गया और क्या वजह थी कि वो दुबई में ज़्यादा देर रुक नहीं सका और उसके बाद वो कीनिया चला गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये इवेंट ऐसा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं हुई। आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो अरशद के दोस्तों और अरशद के कुलीग्स और अरशद की फैमिली की रजामंदी से जुडिशल कमीशन बनाना है। हमें कोई ऐसा जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए जो सिर्फ मीटिंग करता रहे और उसके बाद उसकी कमीशन की रिपोर्ट भी शाया ना हो सके। अरशद शरीफ वाज वन ऑफ द टॉप एंकर पर्सन ऑफ दिस कंट्री और हमारे इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अरशद की इस शहादत से। और अरशद की कमिटमेंट सहाफ़त के साथ किस लेवल की थी वो हर बंदे को पता है। वो इसी चीज़ से आया है कि अरशद ने अपनी सहाफ़त को कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी जान दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन, इसके साथ पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो, इसके साथ जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो, इसके साथ एज ए नेशन हम लोग इन्वॉल्व हों कि हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है और जो इसका जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। देखें ये तो जुडिशल कमीशन के हवाले से आपको क्या बैरिस्टर साहब, आपको क्या मूड नजर आया अदालत का जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से? देखिए मैं अदालत के पास गया हूँ, उन्होंने पहले कहा कि आप तो पहला अपना इशू ये निकाले ना कि अदालत वाज वेरी काइंड कि मेरी सबसे पहले उन्होंने पटिशन सुन ली, हालांकि मेरी पटिशन ना कंप्लीट थी ना उसको नंबर लगा हुआ था। मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा पहले नंबर पे केस लगा दिया और उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया कि एट द मोमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अरशद शरीफ को
अरशद शरीफ की मैयत को किस तरह पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश थी कि उनके अरशद शरीफ को लेके आया जाए, उसकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। दूसरा हमारा इशू यही था कि जुडिशल कमीशन जो है वो हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे। मेरा सवाल आपसे ये है, ये बैरिस्टर साहब ये तो हो गई बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अदालत की तरफ से कोई जवाब आज मिला या आपको अगली हेयरिंग तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, हमने सुबह अदालत ने हमें दोबारा बुलाया है। ठीक, सुबह अदालत ने हमें दोबारा बुलाया 9 बजे, और अदालत का मुझे पूरा यकीन है कि अदालत इसमें जुडिशल कमीशन पे भी पेशरफ्त करेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अदालत ने कल टाइम दिया है कि इंटीरियर सेक्रेटरी और फॉरेन ऑफिस के लोग आके अदालत को बताएं कि इन्होंने इन 24 घंटों में क्या इक़दाम किए ताकि अरशद शरीफ की मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान में लाया जा सके। जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है जी जी, इसको इंशाल्लाह अदालत सुबह हमें एक ऑर्डर देगी कि अदालत गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी, डायरेक्शन देगी कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। उसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कोई लूला लंगड़ा जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए, और साथ साथ हमें कमीशन ऐसा चाहिए जिसके मेंबरान के ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक राय हो, उसके दोस्तों का इत्तफाक राय हो, उसकी फैमिली का इत्तफाक राय हो, क्योंकि इस मुल्क में जुडिशल कमीशन बहुत बनते रहे हैं। अरशद शरीफ की पटिशन इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उसने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि अहमद मीर कमीशन रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है अहमद मीर कमीशन, उसको शाया किया जाए, वो अभी तक पेंडिंग है। वो अरशद शरीफ की पटिशन थी जिसमें मैं वकील था। तो हमें कोई ऐसा जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए। अगर आपने अदालत समझती है या गवर्नमेंट समझती है कि इसमें जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो हम उसमें ठीक है, हमें कोई लूला लंगड़ा बगैर। ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, मेरे साथ ही रहिए। मैं समझ गया आपकी बात। मैं साबिर शाकिर की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। साबिर, एक ही तरह के हालात हैं, आपको भी उसी तरह का और अरशद शरीफ को भी, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं कोई स्पेकुलेशन, जाहिर है जब तक कोई चीज़ सामने ना आए हम वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपसे बात तो करता होगा, आपसे रब्ता भी अरशद शरीफ का होगा, टेलीफोन पर चीज़ें शेयर करता होगा। वो जिस ऑर्डील से गुज़रा, जिस एक अजियत से गुज़रा और कीनिया में रहने पर मजबूर हुआ, कोई आपकी उनसे बातचीत, कोई कुछ हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें? अच्छा देखें, एक तो बात समी साहब के ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बनाने की कोशिश की गई, और ये पहले लम्हे ही ये मामला जो है वह खुद उलझा हुआ है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ, क्योंकि एक जर्नलिज़म के एक असूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं। केनिया में ये हुआ जी, कत्ल हुआ, असैसिनेशन केनिया में हुई, नैरोबी में, और पाकिस्तान में बैठे किसी भी, या केनिया से बाहर बैठे किसी भी बंदे को नहीं इल्म था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना खामोशी से बैठे थे अरशद शरीफ साहब कि उन्होंने मेरे साथ भी शेयर नहीं किया था कि वो किस मुल्क में है, और मैंने भी कभी इंसिस्ट नहीं किया था कि वो कहाँ हैं, क्योंकि मुझे पहले वाला वाक़या उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो दुबई पहुँचे हैं रातों रात। तो दुबई में कोई 2-4 दिनों के बाद ही वहाँ पे उनको वहाँ पे डिस्टर्ब करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और फिर एक दिन मुकामी अथॉरिटीज़ उनके पास आई और उनसे बात की, और उन्हें बताया गया कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप वापस चले जाएं और या फिर आप किसी और मुल्क में चले जाएं। और उनको 5 दिन का वक्त दिया गया था कि 5 दिन के अंदर अंदर आप यूएई छोड़ दें। और ये यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर था, और यूएई गवर्नमेंट ने एक फेवर की, और वो भी अरशद शरीफ साहब ने मुझे बताया कि चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं, हाई प्रोफाइल है, इसलिए हम आपको डिपोर्ट नहीं कर रहे और ना ही किसी के हवाले कर रहे हैं, बल्कि आपके पास ओपन ऑप्शन है। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन का इंतखाब किया, और उसके बाद वो वहाँ चले गए। और फिर मैंने भी पूछा एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ ट्रैवल कर जाती है। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया हुआ कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मुझे अगर इस तरीके से
वो ले जाने की कोशिश कर रही हैं गवर्नमेंट, तो फिर मैं क्या करूं। तो इस इतना उन्होंने मुझसे शेयर किया हुआ था। दूसरा एक और ये मुझे कल पता चला कि जब ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो केनिया में थे, पहली बात तो ये है। और वहाँ पे वो काफ़ी क्या कहना चाहिए मुश्किल इस सेंस में, उनके पास कपड़े भी पूरे नहीं थे। वो 3-4 शर्टें, वो कहते हैं बस यही मैं पहन के थक गया हूँ। और एक ही लोकेशन पे वो अपना यूट्यूब एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट की हुई थी। वो फिर ये है कि वो जल्द अज जल्द उन्होंने कहा था कि यार साबिर भाई चलें, बस चलते हैं, मेरा दिल नहीं रखता बाहर, पाकिस्तान चलते हैं। तो मैंने भी उनको यही कहा कि ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। साबिर मेरे साथ रहिए, मैं आपको रोकूंगा। और ये जो आप बता रहे हैं, एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आता हूं। तो यहीं से जो आपकी जो कन्वर्सेशन जो रही अरशद शरीफ साहब से, इसी पर मैं बात शुरू करूंगा। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर शाकिर हमारे साथ हैं और वो अरशद शरीफ के साथ उनकी जो गुफ्तगू रही उसका अहवाल बता रहे हैं। जी साबिर तंग थे वो, आप बता रहे थे, और आपसे उन्होंने कहा कि चलें वापस चलते हैं, तो आपका क्या जवाब था? तो हमने कहा कि क्योंकि वो उन्होंने अरशद ने कहा कि ये मेरा पहला मौका है कि मैं इस तरीके से निकला हूँ और तकलीफ़ में निकला हूँ। ज़ाहिर मैं भी उसी कैफियत में था और हूँ, और वो भी उसी कैफियत में थे। एक तो आपको पता है ना कि एक पिकनिक होता है, कोई छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने जाता है इंसान, वो एक और होता है इस तरीके से एक। और फिर वो काफ़ी रंजीदा थे और सारी सिचुएशन पे, और हर वक्त जब भी मेरी बात होती थी पहला क्वेश्चन ये होता था कि यार ये हो क्या रहा है इस बात पे। तो बहरहाल वो एक लंबी गुफ्तगू है, लंबी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि इस वाक़े को जिस तरीके से इवन केनिया में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आप ये देखें, वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहा है और ख़ुद अपनी पुलिस पे उठा रहा है। जबकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी से वो एक कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश की जा रही है। यह खुद एक बहुत बड़ा वाक़या है, और फिर इस तरीके से उनको असैसिनेट करना, और जिस तरीके से आप देखें सर को कौन हिट करता होता है। और ये आप कराची के वाक़यात आप जितने भी देखेंगे, टारगेट किलिंग की जाती है जो, तो इसलिए ये बहुत सारे सवालात हैं इस पे। जैसे बैरिस्टर शुएब कह रहे थे, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और इस वक्त जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की का मुतालबा कर रही हैं कि इंटरनेशनल अम्ब्रेला के नीचे कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का एक अपना अखबार है केनिया का नेशन जो है, वहाँ पे उन्होंने भी ये सवालात उठाए हैं कि जो बयान किया गया, एक तो बहुत डिले, बहुत लेट इसका दिया गया जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक स्टेटमेंट जो जारी की गई, वो भी जब ये चीज़ फैली उसके बाद फिर उसकी वो एक स्टेटमेंट इशू की गई, तो तब क्योंकि इतना डिले, आपको पता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि केनिया जो है वो हमारे से भी 10 साल आगे है या गुजरा है, और वहाँ पे भी खबरें वो कोई ऐसा तो है नहीं कि जी आप बिल्कुल वही खबर देंगे जब ऑफिशियली, ना ही वहाँ पे बादशाहत है, तो खबर फ़ौरन वहाँ पे ट्रेवल करती है। तो वहाँ पे भी इस खबर को काफ़ी देर तक दबाया गया, और हम खुद भी, आप हूँ, मैं हूँ, सब पहले तो पता ही नहीं चल रहा था ये केनिया कैसे हो गया, और नैरोबी और केनिया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता चला और कंफर्म करने की कोशिश की गई, तो ये कुछ हुआ। इसमें मेरा ख्याल है कि साबिर शाकिर की ऑडियो थोड़ी सी हैंग हुई है, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट उठाया। मैं फ़खर रहमान, मैं मुमासलत देख रहा था। पाकिस्तान में लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, और फिर जिसने उनको कत्ल किया था उसको भी गोली मार दी गई, और ये कहा गया कि ये बड़े वो जज्बात में आ गए थे ताकि उसका नामो निशान मिट जाए। अरशद शरीफ के बारे में
एक और ममासलत हमें नज़र आती है, जैसे मुर्तज़ा भुट्टो मर्डर हुए, पुलिस की पिकटिंग लगी हुई है, बिजली चली जाती है, फायरिंग होती है और कहा जाता है जी वो गलतफहमी में मारे गए। फिर उसके बाद वो जो SHO हक नवाज़ था उसकी भी मौत हो गई, उसको भी बड़ा वो कहा गया जी इसने भी ख़ुदकुशी कर ली। अरशद शरीफ के हवाले से भी कीनिया की पुलिस ये कह रही है पिकटिंग लगी हुई थी, ड्रग की चीज़ चल रही थी और बस वो गोली चल गई, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, गलती से जब बाद में पता चला तो ये हाई प्रोफाइल केस। और फिर जैसे अभी साबिर शाकिर कह रहे थे कि बड़ी जल्दी कंक्लूजन निकाल के इसको बस फटाफट एवरीथिंग ओके इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट बाय मिस्टेक, ये सब कुछ हुआ और इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। और एक और मैं इसमें ऐड कर लूँ, फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक क्रिमिनल साइलेंस है, बड़े बड़े चैनल जो हैं, जिस तरीके से वो जो सवालात हैं इस सारी जो ये जो मर्डर है, ये जो एक मेरे नज़दीक तो ये एक टारगेटेड किलिंग है अरशद शरीफ की, उसको सिर्फ सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको ऑलमोस्ट ब्लैकआउट किया सिवाय ARY के और बोल न्यूज़ के। तो ये सब कुछ आपको क्या आपको बताता है, ये क्या आपके जहन में आता है? देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सबसे पहली बात तो ये है सनी के ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला दावा है ना, ये इंतहाई फजूल और बेबुनियाद है। और क्योंकि अरशद शरीफ और नैरोबी और कीनिया एक ये सारी जगह अगर देखें तो आपको पता है कि कीनिया की रेपुटेशन क्या है, एक टूरिज्म के हवाले से जाना पहचाना जाता है। तो आइडेंटिटी तो मिस्टेकन हो ही नहीं सकती है, उनसे पूछा ही नहीं गया। ये प्री मेडिटेटेड प्लान एक मर्डर है, एक असैसिनेशन है। अरशद शरीफ के सर में गोलियां लगी हैं, जिस तरह से 9 बुलेट्स जो कीनियन मीडिया बता रहा है वो गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ एंगल से लगी हैं। ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ किया गया और जो कीनियन पुलिस की जानिब से ठीक हो गया। मुझे ब्रेक प्रोग्राम ख़त्म करना है क्योंकि टाइम जो है वो गुजर गया है। बहरहाल ये अगर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट से मामला हुआ है तो गलत है, झूठ है, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा, इस पे कौम भी यकीन नहीं करेगी। और जो लोग और ये जो हुकूमत जो इतनी पावरफुल है, जिन्होंने दुबई में जाके मजबूर किया अथॉरिटीज़ को कि वो अरशद शरीफ को वहाँ से निकालें, तो ये साबित किया कि अगर हम फैसला कर लें कि तुम्हें मारेंगे तो तुम जहाँ मर्ज़ी भाग जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बच नहीं सकते। बहरहाल ईगो है या तकब्बर है, घुमंड है, इक़्तिदार में हमेशा तो नहीं रहना होता। आपने भी अल्लाह के आगे जवाब देना है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।